हेलो साथियों, मैं सौरभ निषाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट 2.0 पर और फेसबुक आईडी सौरभ निषाद जाफरगंज फेसबुक आईडी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, कल आप सभी ने हमारे वीडियो पर बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, उसके लिए आप लोगों को बहुत दिल से धन्यवाद। साथियों, आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं, संविधान पढ़ा रहे थे, उसको आगे थोड़ा सा जारी रखते हैं। साथियों, कल हमने बताया था कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और 26 जनवरी 1950 को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस, ये पॉइंट हम कल आपको बताए थे। साथियों, जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो भारत का संविधान जिस वक्त लागू हुआ था उस वक्त भारतीय संविधान में 22 भाग थे। 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। तो जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो उस समय भारत के संविधान में टोटल 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। ये भारत के संविधान का मूल अनुच्छेद था। ठीक है, मूल संविधान था। मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। साथियों, अगर हम लोग वर्तमान बात करते हैं, अगर आपसे प्रश्न कहेगा कि वर्तमान समय में संविधान में कितने भाग हैं, तो जब वर्तमान की बात करेंगे तब आप बताएंगे संविधान में 25 भाग हैं। संविधान में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता गया और संविधान, जो भारत का जो संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका संविधान है? भारत का संविधान है। तो वर्तमान समय में संविधान में इतने संशोधन किए गए कि भारतीय संविधान को 25 भाग कर दिया गया है। ठीक है, वर्तमान समय अगर अनुच्छेद की संख्या कहेगा, अनुच्छेद की संख्या 448 के आसपास हो चुके हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग बोलेंगे 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां। लेकिन साथियों, जब आपसे पेपर में आएगा, कहेगा भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो आप 395 अनुच्छेद पर ही टिक मारेंगे। ठीक है, जब आपसे प्रश्न कहेगा कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो आप 395 अनुच्छेद पर ही टिक मारेंगे। आपका 395 अनुच्छेद ही सही माना जाता है। ठीक है, और कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं और भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं। इन्हीं 3 ऑप्शन पर हमें टिक मारना है। ठीक है, पेपर में कुछ भी आएगा, अलग अलग किताबों में अलग अलग बायोडाटा दिया गया है, उससे हमें मतलब नहीं है। जब आपसे प्रश्न पूछेगा भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो हम बताएंगे भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। साथियों, केवल हमें संविधान में इतना ही चर्चा करना है। बाकी ये सब जो 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं, ठीक है, इनका हमें वर्णन नहीं करना है। अगर हम बताते हैं भारतीय संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब भारतीय संविधान में क्या है, हमारे राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। हमारे जो संविधान है, संविधान में राष्ट्रीय चिन्हों का वर्णन किया गया है। अगर हम राष्ट्रीय चिन्हों का वर्णन करते हैं तो कुछ राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में जो आप लोग जानते होंगे उनके बारे में सबसे पहले बताते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? राष्ट्रीय ध्वज, तो आप सभी को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन है? तिरंगा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, तिरंगा को संविधान सभा में कब स्वीकार किया गया था? राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है और इस तिरंगे को संविधान सभा ने कब स्वीकृति दी थी? 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया था। अगर हम लोग तिरंगे की बात करते हैं, तिरंगे जो राष्ट्रध्वज है हमारा, राष्ट्र ध्वज के आकार की बात करते हैं तो लंबाई अनुपाते चौड़ाई, कभी कभार आपसे पूछ लेता है तिरंगे का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो 3:2 का अनुपात है।
कहने का मतलब लंबाई 3 के अनुपात में और चौड़ाई 2 के अनुपात में। अच्छा, अगर हम प्रश्न ऐसा करें, ऐसे प्रश्न करें कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, उसको डिजाइन किसने किया था? तो एक व्यक्ति थे, उनका नाम था पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने क्या किया था? भारत का जो राष्ट्रीय तिरंगा है उसको डिजाइन किया था। क्लियर है? तो ये राष्ट्रीय ध्वज था। राष्ट्रीय ध्वज के बाद हम लोग बताते हैं आपको राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह कौन है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आप सभी को पता होगा, अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ को भारतीय संविधान में कब अपनाया गया था? तो इसे जब अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। 26 जनवरी 1950 को इसको स्वीकृति मिली थी संविधान सभा के द्वारा। जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था उसी दिन अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह माना गया था। और राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ जो है, इसके नीचे साथियों सत्यमेव जयते लिखा गया है। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, ध्यान देंगे इस सत्यमेव जयते का वर्णन सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो सत्यमेव जयते का जो सबसे पहले वर्णन मिलता है मुंडको उपनिषद में मिलता है। मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते का सबसे पहले वर्णन मिलता है। यह सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ के जस्ट नीचे लिखा गया है। अशोक स्तंभ कहाँ से अपनाया गया है? तो साथियों सारनाथ से अपनाया गया है। दूसरा पॉइंट हम आपको बात करते हैं राष्ट्रगान के बारे में कि राष्ट्रगान को भारतीय संविधान में कब स्वीकृति मिली? भारत का राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान क्या है? आप सभी को पता होगा, जनगण मन अधिनायक जय है। जनगण मन, ये भारत का राष्ट्रगान है। अगर हम लोग राष्ट्रगान की बात करते हैं तो राष्ट्रगान को संविधान में कब स्वीकृति मिली थी? हाँ, तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को भारत में क्या मिला था? स्वीकृति मिला था। वास्तव में 24 जनवरी 1950 को भारत में जब जनगण मन गाया गया था तो इसको क्या किया गया? संविधान सभा ने माना कि यह हमारा क्या है? राष्ट्रगान है। और राष्ट्रगान को किसने लिखा है? आप सभी को पता होंगे। भारत का जो राष्ट्रगान है किसने लिखा है? राष्ट्रगान जनगण मन को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, ध्यान देंगे इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गीतांजलि, उस पुस्तक का नाम था। तो ध्यान देंगे रविंद्रनाथ टैगोर की जो पुस्तक है गीतांजलि, ये जो गीतांजलि इनकी किताब है, इसी के लिए क्या मिला था इन्हें? नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? जब आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि पहले भारतीय व्यक्ति बताइए जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, गीतांजलि लिखी थी, और उसी गीतांजलि में जनगण मन अधिनायक जय का वर्णन किया गया है। साथियों अगर हम लोग बात करते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को सन 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, और ये पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, और साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल मिला था।
साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है। अच्छा, अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि जनगण मन अधिनायक जय जो भारत का राष्ट्रगान है उसे सबसे पहले कहाँ गाया गया था, तो सबसे पहले कलकत्ता में जनगण मन अधिनायक जय है गाया गया था। कलकत्ता में जनगण मन अधिनायक जय है भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। और पहली बार कब गाया गया था? सन 1911 ईस्वी में। सन 1911 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होता है और वहीं पर पहली बार जनगण मन अधिनायक जय है गाया जाता है। कहने का मतलब भारत का राष्ट्रगान पहली बार 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो ये था राष्ट्रगान। राष्ट्रगान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एग्जाम्स में आते रहते हैं। अगला है राष्ट्रगीत। भारत का राष्ट्रगीत आप सभी परिचित होंगे। भारत का राष्ट्रगीत, भारत का राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। अगर हम लोग बात करते हैं वंदे मातरम की, तो वंदे मातरम को किसने लिखा है? तो भारत का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, इसे लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने भारत का राष्ट्रगीत लिखा है। साथियों, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राष्ट्रगीत को, वंदे मातरम को भारतीय संविधान में कब अपनाया गया था, तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भारतीय संविधान में 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा ने वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगीत स्वीकार किया था। तब से 24 जनवरी 1950 से वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। क्लियर है। वंदे मातरम को किसने लिखा? भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि जो राष्ट्रगीत है पहली बार कब गाया गया था? क्या किसी को लगता कि भारत का जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम है 24 जनवरी 1950 को ही गाया गया था? नहीं, भारत का जो राष्ट्रगीत है वो गाया गया था 1896 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रगीत पहली बार 1896 ईस्वी में गाया गया था और कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता में गाया गया था। कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1896 ईस्वी में। यहीं पर क्या होता है? राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भारत में पहली बार गाया जाता है साथियों। क्लियर है। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी कौन है? राष्ट्रीय पक्षी है मोर। इसको कहा जाता है पावो क्रिस्टस। पावो क्रिस्टस भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, जिसको हम लोग मोर जानते हैं। पावो क्रिस्टस उसका वैज्ञानिक नाम है मोर का साथियों। अगर हम लोग ध्यान देते हैं सन 1972 ईस्वी में मोर को संपूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया था। मोर जो है 1972 ईस्वी में मोर को संपूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया, तभी से मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं 1972 में ही वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जब पारित हुआ था, यहाँ पे ध्यान देंगे भारत में बाघों की गिनती की गई थी और बाघों की संख्या कम पाई गई थी। तो बाघों के रखरखाव के लिए भारत में क्या किया गया? बाघ
बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। अगर हम लोग वर्तमान समय में बात करते हैं, भारत में टोटल 54 बाघ अभ्यारण्य हैं, 54 बाघ अभ्यारण्य। बाघों के संरक्षण के लिए 54 बाघ अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। और भारत का राष्ट्र नाम क्या है? अच्छा ठीक है, आप जानते हैं कि हम भारत के निवासी हैं। भारत का जो राष्ट्र नाम है, राष्ट्र नाम क्या है? हाँ, भारत का राष्ट्र नाम क्या है? हाँ, भारत का राष्ट्रीय नाम इंडिया अर्थात भारत ही है। ठीक है, इंडिया अर्थात भारत। ठीक है, ध्यान देंगे साथियों, इंडिया अर्थात भारत। भारत का जब संविधान लिखा गया था तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1, भारत का जो पहला अनुच्छेद चालू होता संविधान का, अनुच्छेद 1, पहले अनुच्छेद में बताया गया है भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये अनुच्छेद 1 में वर्णित है। और एकमात्र बार इंडिया शब्द का जो पहली बार वर्णन मिला था उस भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 के अंतर्गत मिला था, तभी से भारत को इंडिया कहा जाता है। क्लियर है? इंडिया कोई नामकरण नहीं किया गया था, भारतीय संविधान में लिखा गया था अनुच्छेद 1 में, तब से क्या है, इंडिया नाम भारत का पड़ चुका है। अच्छा साथियों, कल हम आपको बताए थे भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। आपने कहा था कि हाँ सर, कल हम लोग पढ़े थे कि भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, और हमने ये भी बताया था कि उसी उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान का प्रस्तावना कहा गया था। वही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर के भारतीय संविधान की प्रस्तावना बन जाती है। तो एक पंक्ति आता है कि जो प्रस्तावना भारतीय संविधान का, प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से हुई है? प्रस्तावना, प्रस्तावना की जो शुरुआत की गई है किस वाक्य के साथ की गई है? तो प्रस्तावना जो भारतीय संविधान का लिखा गया है, प्रस्तावना में पहला लाइन लिखा गया है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। इसी से भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है। और भारतीय संविधान में ध्यान देंगे, हम भारत के लोग, संपूर्ण भारत के लोग, एक संपूर्ण। ठीक है, अब पॉइंट ध्यान देते हैं, हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और क्या है, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक साथियों, अभी हाल ही में RO का पेपर हुआ था, उसमें इसका सीक्वेंस पूछा गया था कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में है वो इनको किस प्रकार से क्रमबद्ध किया गया है।
पूछा गया था प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक में किसको पहले लिखा गया है, किसको बाद में लिखा गया है। तो ये आपका ऑप्शन में बनाया गया था, प्रश्न बनाया गया था कि मतलब सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न लिखा गया है, कि सबसे पहले समाजवादी लिखा गया है, कि सबसे पहले पंथ निरपेक्ष लिखा गया है, कि सबसे पहले लोकतंत्रात्मक लिखा गया है। तो जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न लिखा गया है, फिर समाजवादी लिखा गया है, फिर पंथ निरपेक्ष लिखा गया, बाद में लोकतंत्रात्मक गणराज्य लिखा गया है। इनका सीधे ऑर्डर पूछा था, इनको ऑर्डर में लिखिए, ठीक है। तो ऐसे देखिए क्या किस पैटर्न के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इनको भी थोड़ा बहुत हम लोग समझेंगे। क्लियर है। अब अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 1 का वर्णन करते हैं। 22 भाग हैं भारतीय संविधान में, उस 22 भाग में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले भाग 1 को पढ़ेंगे। आज भाग 1 पढ़ेंगे भारतीय संविधान में। भाग 1 भारतीय संविधान का जो भाग 1 है उसमें किसका वर्णन किया गया है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। जो भाग 1 है वो अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक भाग 1 का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 1 में किसका वर्णन अभी हमने आपको बताया। जो भारत का संविधान है उसमें अनुच्छेद 1 में लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्लियर है। अगर हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 2 की वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया है? भारत के, बताइए गुरु, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, राज्य की सीमा में परिवर्तन। और जो राज्य की सीमा में परिवर्तन उसे कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। केवल संसद के पास अधिकार है किसी राज्य का विस्तार कहां से कहां तक होगा। किसी राज्य का अगर बंटवारा किया जाएगा तो किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा। जब तक संसद नहीं पारित करेगा तब तक किसी राज्य के सीमा में, बॉर्डर में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। क्लियर है। अनुच्छेद 3 में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 3 बताइए। राज्य के नामों में परिवर्तन। ठीक है, और ध्यान देंगे सबसे पहले भारत में जो राज्यों का गठन किया गया, राज्यों का गठन किस आधार पर किया गया? भाषाई आधार पर। किस आधार पर? भाषाई आधार पर भारत में राज्यों का गठन किया गया। और भाषाई आधार पर राज्यों का गठन 1953 ईस्वी में किया गया। पहली बार भाषाई आधार पर राज्यों का गठन 1953 ईस्वी में किया गया था। और 1953 ईस्वी में भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर 1953 में भारत का पहला राज्य बनाया गया था। अगर हम लोग बात करते हैं, आंध्र प्रदेश अंडा उत्पादन के लिए भारत में विख्यात है।
ठीक है। इसीलिए आंध्र प्रदेश को भारत में अंडे की टोकरी कहा जाता है। ठीक है, अंडे की टोकरी किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश को। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश में अंडा का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो आज का सेशन बस इतना ही रहेगा साथियों। ठीक है, बाकी सेशन कल चलेगा आप लोगों का। पॉलिटी को हम आगे पढ़ेंगे, कल भाग 2 के बारे में बताएंगे। भाग 2 से जो भी चीज़ें हैं नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया भाग 2 में, उतना पढ़ाएंगे भाग 2, और इसके बाद जो भी चीज़ें होंगी आगे मटेरियल कर बताई जाएंगे आप लोगों को। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी होगी, क्योंकि कल के वीडियो में आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार और सम्मान दिया था हमें, उसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। यह वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी इसके द्वारा। ठीक है साथियों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद साथियों।